हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सजनी मर्डर केस। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में की गई थी। ये हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड को सुलझा पाती कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और केस की जांच के आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल को जांच करती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दी जाती है। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है, उसके बारे में जानकर हर कोई दंग रह गया। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया कि आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपने आखिर मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी? आइए आज आपको ले चलते हैं अहमदाबाद। तारीख 14 फरवरी 2003 सुबह के वक्त अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णा नाम के एक व्यक्ति के फ़ोन पर घंटी बजती है और कृष्णा फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण की आवाज़ आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूटपाट की वारदात हो चुकी है और लुटेरे ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी को भी मार दिया है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही कृष्णा अपने कुछ रिश्तेदारों और पत्नी के साथ फ़ौरन अपनी बेटी और दामाद के घर पहुंच जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। उसके बगल में ही उनका दामाद तरुण बैठे हुए दहाड़े मार मार कर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और मामले की जांच शुरू कर देते हैं। पहली ही नज़र में लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज़ की बारीकी से जांच करते हैं और घटनाक्रम को समझने के लिए मृत महिला सजनी के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार मार कर रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। इस कारण पुलिस ज़्यादा दबाव देकर उससे कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मार मार कर रो रहा था, लेकिन क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की हरकत से लोगों के जहन में एक सवाल आने लगा था कि इस लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का हाथ तो नहीं है। स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो ये होती है कि जब तरुण को अंतिम बार हॉस्पिटल में सजनी को देखने के लिए लाया जाता है, तो तब भी खोजी कुत्ता तरुण पर भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ भी भौंकने की हरकत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जाँच चलती रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए पुलिस उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ उस दिन नहीं करती है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इस घटना के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तरुण का कहीं भी पता नहीं चलता है। अब लोगों को खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ में आने लगा था। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में ज़रूर तरुण का ही हाथ था। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद
तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का केस दर्ज करवा देते हैं। पुलिस तरुण की खोज जारी रखती है। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन पुलिस को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006 और पुलिस सजनी के कातिलों को ढूंढने में अभी तक नाकाम रहती है। तो अब सजनी के पिता इंसाफ मांगने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास चले जाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसके बाद 2006 में फिर से जांच शुरू हो जाती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। धीरे धीरे 6 साल और बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही थे। अब साल आता है 2012 और अब इस मामले की जांच DCP दीपक की निगरानी में शुरू होती है। सबसे पहले इस केस में शामिल हर एक शख्स के इतिहास को खंगाला जाता है। अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई जगह लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर पर आने वाले कॉल की निगरानी की जाती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। इस दौरान पुलिस की कई टीम लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी भी व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। ख़ास तौर से तरुण की मां अन्नम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जा रही थी। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन अन्नम्मा के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आया जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। पुलिस वाले अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। पुलिस का एक व्यक्ति भेष बदलकर मंदौर में रह रही तरुण की मां अन्नम्मा के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगता है, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से शायद तरुण का कुछ अता पता मिल जाए। यहाँ अन्नम्मा से तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने बताया कि अन्नम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है और दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये छोटी जानकारी थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अन्नम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अन्नम्मा बीच बीच में केरल भी जाती रहती है। निगरानी के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि केरल जाने के बाद तरुण की मां अन्नम्मा बेंगलुरु भी जाती है। अन्नम्मा के बेंगलुरु जाने की वजह जानने के लिए पुलिस अन्नम्मा के मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस पर डाल देती है और इस पर आने जाने वाले हर एक नंबर की डिटेल खंगालना शुरू करती है। कई महीने तक नज़र रखने के बावजूद पुलिस को अन्नम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नज़र बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की ये मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती नज़र आती है। दरअसल एक दिन अन्नम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। पुलिस जब इस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है, जो बेंगलुरु में रहती है। पुलिस निशा परवीन के फ़ोन की डिटेल निकाल ही रही थी कि कुछ महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अन्नम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है और ये पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला ये नंबर बेंगलुरु में एक ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब पुलिस की एक टीम कंपनी के ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारी का डेटा है। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारी का डाटा चेक करती है, लेकिन उनमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। फिर पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फ़ोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी कंपनी के ऑफिस के इर्द गिर्द खड़ा कर देते हैं
और ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नज़र रखने को कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति कहता है कि इस फोटो में दिख रहे शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है। पुलिस वाले जब उस एक तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करते हैं तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वो इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रवीण भटेले हैं। अब पुलिस समझ जाती है कि यह तरुण अपनी पहचान बदलकर रह रहा है। ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाले अपना ये प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भनक भी लग गई तो वो लापता हो जाएगा। इसलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। उस दिन तरुण नाइट ड्यूटी पर था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे अरुण के केबिन में जाते हैं और हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वह पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इससे ये कन्फर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति तरुण ही है, जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और तुरंत वो तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। अब तरुण समझ चुका था कि 15 साल जिस पहचान को वो छुपा के रखा था, पुलिस ने उसका पता कर लिया है। इसलिए वह भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल पूछता जाता है कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे आपने ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाली सजनी के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी हुई नहीं थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, लेकिन परिवार वालों की बातों में आकर वो बैंक में काम करने वाली एक सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में सजनी से शादी कर लेता है। बहुत जल्द वो उस शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वह उसे एक बहुत बड़ा तोहफ़ा, बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है और अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूटपाट का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक करता है, उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है और इस कारण मौके का फ़ायदा उठाकर अगले ही दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को वहाँ से ये कहकर निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वो भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त प्रवीण भटेले के पास जाता है। प्रवीण भटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और अब उसके पास ना घर है, ना पैसा है और ना ही कोई जॉब है। इसलिए तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपनी ही एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यहीं पर काम करते हुए तरुण के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है
और वो धीरे धीरे परवीन से काफ़ी नज़दीकी बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान वो चुपके से परवीन के सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज के सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट्स में परवीन की जगह अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही परवीन भटेले के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागज़ों का इस्तेमाल करते हुए तरुण परवीन भटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है और फिर 2012 में बेंगलुरु चला जाता है। यहाँ वह परवीन के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिल जाता है। वो कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के टूर पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि तरुण सब कुछ फर्जी दस्तावेजों के दम पर कर रहा था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही परवीन की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद परवीन निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई है। तरुण की झूठी कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलुरु में ही एक लग्जरी अपार्ट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलुरु आते थे तो तरुण निशा से उनको चाचा चाची बता दिया करता था। समय के साथ तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इन सभी खुलासों के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती है कि वो तो इस शख्स को केवल परवीन भटेले के तौर पर जानती है। फिलहाल तरुण की बात करें तो वो कभी लाखों की नौकरी करने वाला अब जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार वो अलग अलग ग्राउंड पर बेल की अपील करता रहता है, लेकिन उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी गई है और फिलहाल वो जेल में ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया तो देश में जमकर अहमदाबाद पुलिस की बहुत प्रशंसा हुई थी। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।